बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज हम बात करने लगे हैं जी 14 जून की सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की। और वो क्या है? वो ईरान और इसराइल की वॉर ही है। और आज इसको हम जो है वो इसका पार्ट सेकंड जो है वो डिस्कस करेंगे और मजीद अपडेट्स जो है वो लेंगे कि इसके अंदर जो है वो क्या अपडेट्स हुई हैं कल से लेके आज तक की। ठीक है, कि कल हमने डिस्कस किया था कि भाई जो इसराइल है उसने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और उसके रिटेलिएशन में हमने देखा था कि सिर्फ 300 ड्रोन्स जो हैं वो ईरान की तरफ से फेंके गए थे। ठीक है, कल तक की जो हमने डिटेल्स देखी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ओवरनाइट ईरान ने जो है फिर वहां पे मिसाइल फायर किए, बैलिस्टिक मिसाइल्स, और तकरीबन 5 राउंड्स जो है वो ईरान ने अभी तक फायर किए हैं। जो है वो सच्चा वादा 3 जो उसने ऑपरेशन का नाम रखा है उसके अंडर। तो इसको हम बाकी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अभी तक जो है वो क्या डेवलपमेंट्स हुई और वॉर किस साइड पे आगे जो है वो जा रही है। तो ईरान इसराइल वॉर जो है इसकी कंप्लीट डिटेल लेंगे और ये पार्ट सेकंड हम डिस्कस करेंगे। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये पिक्चर बेसिकली जो है वो ओवरनाइट पिक्चर है कल रात की, कि जिस टाइम 12 के बाद जो है वो ईरान ने जो है वो एक बुछार कर दी मिसाइल्स की जो है वो इसराइल के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो लाइव से रिपोर्ट किया गया कि भाई एक बहुत ही खौफनाक मनाजर जो है वो तेल अवीव के अंदर जो है वो देखने को मिले हैं इसराइल के अंदर। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम तारीख के अंदर जो है वो देखने को मिले हैं। जाहिर बात है इससे पहले इसराइल के ऊपर इस तरह का अटैक जो है वो नहीं हुआ मिसाइल्स के साथ। इससे पहले की जो वॉर्स थी, जो हम बात करते हैं 1967 की वॉर, ठीक है, उससे पहले की 1948 की वॉर, तो वो वॉर्स बहुत डिफरेंट नोयत की थी। तब इस तरह से एडवांस जो है वो मिसाइल्स वगैरह नहीं थे। तो ये फर्स्ट टाइम जो है वहाँ के शहरियों ने भी देखा कि पहले तो हमास को मारे थे, लेकिन अब जब इनके ऊपर पड़ी तो हम देख रहे हैं कि वो सारे शेल्टर्स की तरफ भाग रहे हैं और एक जो है वो पैनिक की कंडीशन है इसराइल के अंदर। और इसराइल जो है वो इस टाइम पे परेशान है। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम ये कहें कि ईरान बहुत पावरफुल है या इस तरह का कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं मुकाबला जो है वो हो रहा है और ये वॉर मुसलसल अभी चल रही है। इज़राइल भी स्ट्राइक कर रहा है और यहाँ से भी स्ट्राइक की जा रही है। तो इसके अंदर हम देखें क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इज़राइल मिलिट्री है, जो रिसेंट हम मोस्ट डेवलपमेंट जो देखते हैं, मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट, तो इसलिए करंटली अगर हम देखें तो उसने लॉन्च किया जी अटैक। वो भी बार-बार अटैक लॉन्च कर रही है। जैसे ईरान जो है वो 5 राउंड अभी तक अटैक कर चुका है मिसाइल्स के, बैरेजेस ऑफ मिसाइल्स के। ठीक है, कि वो एक-एक राउंड के अंदर जो है वो 50, 60, 70 राउंड जो है मारा और अभी तक 300 मिसाइल जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल उसने वहां पे फेंके हैं। और इस बार हम देख रहे हैं आयरन डोम जो है वो उनकी जवाब दे चुकी है और वो उन्हें रिस्पॉन्स नहीं कर रही और वो शहरी इलाकों के अंदर गिर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे इसराइल जो है वो भी आगे से मुसलसल जो है वो रिटेलिएट कर रहा है। उसके बाद आपने देखा इस्फहान की साइड को भी उसने जो है, इतना मेन सिटी है वहां पे भी जो न्यूक्लियर साइट है उसको भी आज के दिन में उसने जो है टारगेट किया है। और साथ जो धमकियां दिए जा रहे हैं वो भी मुसलसल दिए जा रहे हैं कि भाई मैं तेहरान जो है उसको मट्टी का ढेर बना दूंगा। दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं इसराइल इसराइल ईरान के अंदर। ठीक है, उन्होंने ऑपरेशन प्रॉमिस 3 जो है उसको आगे लेके गए हैं। सच्चा वादा 3 जो है इसको लेके गए हैं और इसके तहत वो भी मुसलसल जो है स्ट्राइक्स कर रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे वो भी। ठीक है, इसके अलावा हम ये देखेंगे कि भाई F-35 जो है वो गिराए हैं ईरान ने और ईरान का ये कहना है कि 3 F-35 वो गिरा चुका है। और अगर ये हकीकत है तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि ईरान जैसे मुल्क ने जो है, जिसको बहुत पीछे या कमतर समझा जा रहा था, उसने लेटेस्ट जो स्टेल्थ मिसाइल जो जहाज हैं, ठीक है, बेसिकली F-35 अमेरिकन, उनके 3 गिरा दिए और ये इससे पहले अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बहुत उन्होंने जो है कमाल किया, वो कि इसकी अभी कंफर्मेशन नहीं आई। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि भाई यूएस के हवाले से एक रिपोर्ट आई है कि यूएस ने इस वॉर से कुछ दिन पहले खुफिया तौर पे जो है वो मिसाइल्स प्रोवाइड किए हैं इसराइल को और ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन बोर्ड लिया गया इस सारे मामले के ऊपर कि भाई ये ऑपरेशन किस तरह से होगा। कि जो आज भी हम देख रहे हैं कि ट्रंप ने या अमेरिका ने जो है वो इसको डिनाई किया। मार्को रूबियो साहब की तरफ से कहा गया कि भाई अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है, हालांकि रिपोर्ट ये बता रही है, ठीक है, कि भाई वो इन्वॉल्व था। उसके बाद चाइना अभी तक हम देख रहे हैं जिसने खुल के जो है वो कंडेम किया यूएन के अंदर। ठीक है, और ये कहा है कि भाई इसराइल की जो स्ट्राइक्स है ये गलत है और हम ईरान के साथ खड़े हैं। वो कि उन्होंने सपोर्ट की बात नहीं की, लेकिन ये कहा हम ईरान के साथ खड़े हैं। सो उसका मतलब हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि इन फ्यूचर जो है वो ईरान जो है सपोर्ट लेगा चाइना की, या चाइना सपोर्ट कर सकता है ईरान को इसके अगेंस्ट में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है उसने भी बात की है जी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। उसने कहा है कि भाई जो इसराइल है वो गलत कर रहा है और ये पीस के लिए थ्रेट है और हम जो है वो ईरान का जो हक है रिटेलिएशन का उसके साथ खड़े हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो रीसेंट अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि ईरान ने जो है वो न्यूक्लियर टॉक्स कैंसिल कर दी हैं जो कल के दिन में होनी थी। ठीक है, मस्कत के अंदर, ओमान के अंदर, तो उसको कैंसिल कर दिया। और लास्ट में हम बात करेंगे केपी के बजट की कि जो उन्होंने 2.2 ट्रिलियन का जो है वो पेश किया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब ये पिक्चर आप देखें कि जिसमें जो है वो देखा जा रहा है कि भाई किस तरह से ईरान के मिसाइल्स जो हैं वो
उनके मेन सिटी तेल अवीव के ऊपर जो है वो गिर रहे हैं और एक खौफ की फिजा जो है हमने देखी कल रात से ही, जहां पे जो है वो टारगेट किया जा रहा है बिल्डिंग्स वगैरह को वहां के पे, ठीक है। गो के कहा जा रहा है क्योंकि जो उनका मोसाद का हेडक्वार्टर है, ठीक है, बेसिकली वो जो मोसाद का हेडक्वार्टर है वो शहरी आबादी के अंदर है, इसलिए ईरान कह रहा है मैं उससे मोसाद के हेडक्वार्टर को जो है टारगेट कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि वो शहरियों की शील्ड लिए हुए है, यानी वो बनाया ऐसे गया कि भाई यहाँ पे इसको कोई कुछ ना कहे, तो अब जब वो उसे टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हो रहा है। दूसरा कह रहे हैं हम मिलिट्री साइट्स को टारगेट कर रहे हैं। गो के अगर यहाँ पे एक फेयरली इसका एनालिसिस लिया जाए तो शायद हम ये कह सकते हैं कि ईरान के पास में भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हरगिज नहीं है कि वो बहुत ही प्रिसाइज अटैक कर सके, ना ही उसके पास इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि वो बहुत ही प्रिसाइज अटैक कर सके, याद रखिएगा। लेकिन इसराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वो प्रिसाइज अटैक कर सकता है, यानी कि जहां पे उसने टारगेट हिट करना है इसराइल वहां कर सकता है, लेकिन ईरान के लिए बहुत ज्यादा एक्यूरेसी ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए उसने तो हिट ही करना है, ठीक है। वो जहां पे भी जाके गिर रहा है या लग रहा है तो उसका जो है वो हम ईरान को नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी और जाहिर बात है इसराइल की टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका बेस्ड टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा कल क्या हुआ, कल रात को कि भाई जब ये सारा मामला हुआ और उसके बाद ईरान ने दिन के टाइम पे 300 ड्रोन जो है वो सिर्फ उसका जवाब दिया, और ये लगा कि शायद ईरान जो है वो कोई पावरफुल रिस्पांस नहीं दे सका कि उसके जनरल्स जो है वो शहीद हो गए। को कि अभी लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं उसके अंदर बताया जा रहा है 19 के करीब जो है वो साइंटिस्ट और उनके जो जनरल लेवल के लोग हैं वो शहीद हुए इन फर्स्ट स्ट्राइक्स के अंदर, जो इतनी खतरनाक थी, जिसमें मोसाद ने फुल टाइम जो है वो कोविड ऑपरेशन पहले किया ईरान के अंदर, ठीक है, और उसके बाद वहां से जो है सुबह 4 बजे इसराइल ने जो है आगे यहाँ पे बमबारी की और इतना ज्यादा न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद दिन में जो है सिर्फ 300 ड्रोन जो है फायर किए गए, लेकिन रात को जो है वो ईरान ने कहा कि मेरी पब्लिक जो है वो डिमांड कर रही है, और उन्होंने फिर जो है वो रोडों पे निकल आए और जो है फिर दुनिया ने तमाशा देखा कि किस तरह से बेखौफ होकर बाहर निकले हैं। और उसके बाद उन्होंने जो है वो ऑपरेशन राइजिंग सन जो है इसके जवाब में, जिसने बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग ईरान के जो है वो शहीद किए हैं, और बहुत ही शायद इसका जो है वो खमियाजा ईरान जो है वो आने वाले कई दहाइयों तक पूरा नहीं कर सकता, जो लोग उसके जो है वो शहीद हो गए, इतने टॉप लेवल के जो है वो लोग थे। और ओवरऑल कैजुअलिटीज जो है ये शहादतें जो है 78 के करीब ईरान बता रहा है। उसके अगेंस्ट में ट्रू प्रॉमिस 3 जो है वो लॉन्च किया गया, ठीक है जी, कि सच्चा वादा 3 जो है इसका नाम दिया गया है, जिसको उनकी जुबान में सादिक वादा 3 कहा गया, ठीक है कि भाई उसके बाद डजन्स ऑफ जो है वो टारगेट्स इसराइल के अंदर जो है उन्होंने अटैक किए, फर्स्ट वेव के अंदर, फिर सेकंड वेव के अंदर, तो अभी तक 24 घंटों के अंदर जो है वो 5 वेव्स जो है वो हो चुकी हैं। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ईरान ये बता रहा है कि भाई रात को मजीद जो है उसने स्ट्राइक्स करनी है, क्योंकि प्रॉपर एक वॉर लगी हुई है बेसिकली, तो जाहिर बात है कुछ स्ट्राइक्स इधर से कुछ उधर से ही मुसलसल जो है सिलसिला लगा हुआ है, कुछ इंटरसेप्ट हो रहे हैं और कुछ जो है वो नीचे जाके हिट कर रहे हैं अपने टारगेट्स को, ठीक है, या फिर सिविलियंस के ऊपर भी अगर गिर रहे हैं तो एक पूरा माहौल वहां पे बना हुआ है कि भाई पहले तो हिट नहीं हो रहे थे। आयरन डूम जो है उनका बड़ी चर्चा थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं आयरन डूम भी जो है वो उनको नहीं रोक पा रहा। लेकिन बेसिकली जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि इजराइल मेंटली इस बात के लिए रेडी है, और नेतन्याहू ने कल ही कहा था कि भाई हमें अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं हम, तो हमें अपनी बका की जंग में प्राइस जो है वो पे करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि शायद इजराइल खुद, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, कि उसने ऐसे लोगों को टारगेट किया कि ईरान जो है उसका रिजीम भी चेंज हो जाए और दोबारा वो सालों तक जो है वो कम से कम सोच भी ना सके न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का, ठीक है। और उसके बदले में उस चीज के लिए तैयार था कि ईरान आगे से रिटेलिएट करेगा, और सख्त तरह का करेगा जो ईरान कर रहा है रिटेलिएट, ठीक है। सो इसका मतलब यह है कि वो मेंटली तैयार था और उसे पता है कि जितना ज्यादा लॉस होगा उतना ज्यादा जवाब बनेगा ईरान को मजीद डिस्टेबलाइज करने का। जैसे आज भी नेतन्याहू ने कहा कि भाई अगर मजीद मुझ पे जो है वो मिसाइल फायर किए गए तो मैं तेहरान जो है उसको मैदान बना दूंगा, यानी उसको बिल्कुल तय होते। इसका मतलब क्या है, तेहरान में तो सारी सिविलियन आबादियां हैं, तो कहने का मतलब यही है कि फिर वो पूरे ईरान के ऊपर हर तरफ से अटैक करेगा, ठीक है, जो को उसको जवाब चाहिए, इसलिए वो मजीद अपना नुकसान करवाएगा। और उसके बाद जो है उसने फिर ये कहना है कि अब देखो मेरे तो इतना नुकसान उसने करवाया, तो अब मैं जो है वो यहाँ पे एक फुल फ्लेज वॉर जो है उसको लेके चलूंगा, और अमेरिका की सपोर्ट है, असला की तो कोई कमी है नहीं उन्हें, ठीक है। तो ये पिक्चर आप देखिए, ये इस पिक्चर के अंदर की किस तरह से यहाँ पे जो है वो शहरी आबादियों को, यहाँ पे सिविलियन आबादियां टारगेट हुई हैं। जाहिर बात है अब यहाँ पे अपने मफाद के लिए भी इसराइल इसको इस्तेमाल कर रहा है कि देखो भाई मेरे तो सिविलियंस को मारा, मैं तो उनकी मिलिट्री साइट्स को मारा, ठीक है, और वो मेरे सिविलियन साइट्स को मार रहे हैं। और इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि जो कुछ कंट्रीज हैं उस बात पे सपोर्ट भी कर रहे हैं कि भाई ईरान जो है सिविलियंस को किस लिए मार रहा है, ठीक है। तो इसराइल जो है, इसराइल की मिलिट्री जो है वो क्या कह रही है कि वो लॉन्च कर रही है
सेवरल अटैक्स जो है मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर। अब जितनी भी, क्योंकि कल हमने देखा था कि 100 प्लस साइट्स के ऊपर 330 से ज्यादा म्यूनिशंस फेंके गए थे, 330 से ज्यादा बॉम्ब फेंके गए थे कल फर्स्ट हमने जो देखा जो ने स्ट्राइक किया, ठीक है। और 100 साइट्स पे, यानी पूरे ईरान के अंदर कहीं जहां जहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज मौजूद थी उन फैसिलिटीज के ऊपर जो है वो टारगेट किया गया, ठीक है, और उनको जो है वो वहां पे हिट किया गया और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। अच्छा, अभी तक अगर हम देखें हम क्या जानते हैं, तो उसमें हम ये देख रहे हैं कि भाई जो कल से आज तक की अगर हम बात करें तो मिलिट्री जो ऑफिसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, सिविलियंस हैं, इन ये जो है वो 78 लोग इन सबको मिला के जो है वो अभी तक शहीद हो चुके हैं। इसराइल ने जो स्ट्राइक्स की हैं फ्राइडे को, और 320 के करीब इंजर्ड है, ये ईरान बता रहा है। और 19 जो है इसमें से इंतहाई टॉप लेवल के जो है साइंटिस्ट, मिलिट्री पर्सन वगैरह जो है वो शामिल हैं जो शहीद हुए इसके अंदर। उसके बाद हमने देखा ईरान ने जो है वो रिटेलिएट किया आगे से, और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जो है उसने स्टार्ट किया, और 2 इजरायली अभी तक जो है वो इसके अंदर, अभी तक फिलहाल 4 बताया जा रहा है, लेकिन 2 इजरायली जो है वो इसके अंदर मारे गए हैं, और उन्हें उसका बहुत दुख है। हर जगह वो उसका चर्चा कर रहे हैं कि हमारे 2 जो है यहाँ पे 78 ने जो है वो शहीद कर दी, और उसमें जो है वो इंतहाई टॉप लेवल के 19 लोग शामिल थे, और अपने 2 को पूरी दुनिया के अंदर बता रहे हैं कि देखो उसने सिविलियन आबादियों पे टारगेट कर दिया, ठीक है, और 40 के करीब बताया जा रहा है इंजर्ड हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जी ईरान और यूएस जो है उसकी टॉक्स अभी तक फिलहाल तो ईरान ने ये कहा था मीनिंगलेस है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि ईरान ने उसे कैंसिल कर दिया और कहा कि भाई कल जो बातचीत होनी थी अब हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपने हमारा जो है वो न्यूक्लियर साइट्स को अटैक ही करना है तो फिर बातचीत का मतलब ही कोई नहीं है, फिर सीधी सी जंग है तो जंग करते हैं, ठीक है। वो तो आप वैसे ही हमें उलझा के रखा हुआ था। हम देख रहे हैं जी कि खुमैनी साहब जो है उन्होंने न्यू मिलिट्री ब्रास जो है टॉप लेवल की जितने भी लोग थे उन सबको दोबारा से अपॉइंट किया, ठीक है। और मजीद हमने देखा जो रिपोर्ट्स आई उसमें 2 कमांडोज वगैरह ऑफिशियल्स और 3 साइंटिस्ट जो है बताया गया कि शहीद हुए हैं, जो कल हुए तो उससे हट के। उसके बाद जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, जो पॉप साहब हैं और जो यूएन के चीफ हैं, उन्होंने डायलॉग की बात की है कि बातचीत, अब जाहिर बात है जब ईरान रिटेलिएट करेगा तो पूरी दुनिया बातचीत की ही बात करेगी कि भाई बातचीत करके मामले को खत्म करो, कि भाई वो जो शहादतें हो गई हैं उसको खत्म कर दो। दूसरा, कल ये कहा जा रहा था कि शायद रेडिएशंस जो है यहाँ पे जो एक साइड पे के ऊपर जो है वो नताज एरिया के ऊपर जो इन्होंने अटैक किया है इसराइल ने, तो उससे रेडिएशंस का खतरा है। जाहिर बात है वो तो पूरे रीजन के लिए, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो ये कहा जा रहा है कि फिलहाल जो है वो रेडिएशंस का कोई खतरा नहीं है, और अब तो इस्फहान के ऊपर भी जो है उन्होंने अटैक्स कर दी हैं। तो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास ये है। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को देखिए जरा कि भाई दुनिया जो है वो किस तरह से पलटती है, और क्या जो है वो दुनिया को बताना चाह रहे हैं, इतनी दुनिया का सबसे बड़ा लीडर जो है, लेकिन आप सिर्फ ये देखिए कि मुनाफिकत कितनी ज्यादा है। ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं, कहते हैं जी 2 months अगो आई गेव ईरान अ 60 डे अल्टीमेटम, ठीक है, मेक अ डील, कि 2 महीने पहले ही मैंने ईरान को ये अल्टीमेटम दे दिया था कि कोई डील करो मेरे साथ, अगर डील नहीं करोगे तो फिर क्या होगा। और फिर कहते हैं जी दे शुड हैव डन इट, ठीक है, टुडे इज डे 61, कि हमने कोशिश की, अब क्या हो गया, ये आज डे 61 है, इसलिए हमने, यानी 13 कल की ट्वीट है, जाहिर बात है कल रात की, तो कह रहे हैं आज डे 61 है, तो अब हमने जो कहा था कि 2 महीनों के अंदर अंदर डील करते हो तो करो, उसके बाद हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अब यहाँ पे इनसे सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, तो क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कह सकती है कि उसे ये पता नहीं था कि भाई इसराइल क्या करने जा रहा है, जैसे कहा गया कि भाई हम तो सरप्राइज हैं, हमें तो आइडिया ही नहीं है। अगर ऐसा था तो बार बार ट्रंप क्यों थ्रेट दे रहे थे, जबकि उनकी मिलिट्री भी हम देख रहे हैं दूसरा से एक्टिवेट नहीं थी, तो फिर क्यों कहा जा रहा था स्ट्राइक्स होंगी स्ट्राइक्स होंगी। इसका मतलब वो पहले से ही ऑलरेडी प्लान बना के बैठे हुए थे, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि भाई कल ये बताया गया कि इसराइल ने सालों इस जंग की तैयारी की है। तो अगर हम ये समझते हैं कि जंग 2-3 दिनों में खत्म हो जाएगी और इसराइल अपने टारगेट्स अचीव नहीं करेगा क्योंकि ईरान आगे से उसे मारेगा, ऐसा हरगिज नहीं है। इसराइल को पता है कि ईरान की पावर है, वो उसे मार सकता है, लेकिन फिर भी उसने ये रिस्क लिया, क्यों? क्योंकि वो बड़े ग्रेटर गोल, स्ट्रेटेजिक मूव की तरफ वो है। ईरान स्ट्रेटेजिकली नहीं खेल रहा, याद रखिएगा, अगर आप वॉर को समझते हैं थोड़ा सा, ईरान तो अपने जो है वो दिफा में आगे से बस मारे जा रहा है बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है, इसकी वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वहां पे नुकसान भी होगा, फियर भी पैदा होगा, लेकिन ये वो चीज नहीं है। स्ट्रेटेजिकली ईरान इसराइल को हिट नहीं कर सकता, उसके न्यूक्लियर साइट्स को, उसके न्यूक्लियर वेपन्स को, मिलिट्री बेसिस को ईरान हिट नहीं कर सकता, याद रखिएगा, ये ईरान के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन इसराइल जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए खेल रहा है, वो इसके सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, कि अगर ये 3 महीने वॉर चलती है तो ईरान का जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स सारे तबाह हो जाएंगे, ईरान के पास तो कुछ नहीं बचेगा वापस करने के लिए। लेकिन वो क्या, अगर वहां पे लाख लोग भी मर जाता है तो इसराइल को क्या फर्क पड़ेगा इससे? इसराइल को कोई नहीं पड़ेगा। इसराइल को फर्क तब पड़ेगा जब उसके न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया जाएगा, या जब उसके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को। तो इसलिए इसराइल जो है वो इस टाइम पे बहुत ही नपी तुली मूव्स ले रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म में उसको फायदा देंगी, जबकि ईरान जो है फिलहाल सिर्फ रिटेलिएट कर रहा है।
ठीक है। तो ये सब प्लान है, इसलिए इजराइल इतना प्रिसाइज अटैक कर रहा है। उसके पास एक एक चीज की इंफॉर्मेशन मौजूद है, एक एक बात उसको पता है कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। ठीक है, ये ईरान के अंदर देखिए किस तरह के जो है पोस्टर्स लगे हुए हैं और किस तरह से एक जज्बा जो है वो उबारा जा रहा है, और पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से जो है वो आगे से दिफा किया जा रहा है। ज़ाहिर बात है, इस टाइम पे अगर हम जज्बातियत का सहारा लें तो हम ये कह सकते हैं कि ईरान जैसे टॉप ट्रेंड बना हुआ है, आप देख रहे हैं कि उसको सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन लॉजिकली हम ये समझते हैं कि इजराइल बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, अगर वो चीज़ों को लेके चल रहा है तो वो लॉन्ग टर्म में जो है नुकसान करेगा। ठीक है, तो ईरान को भी इसके लिए तैयार होना चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं मिलिट्री जो है वो स्ट्राइक्स हो रही हैं इस टाइम पे दोनों साइड से। इजराइल जो है उसने अनाउंस कर दिया कि भाई करंटली जो है उसने मल्टीपल साइड्स पे वो ईरान के अंदर अटैक किए हैं। ठीक है, और वो टारगेट कर रहा है न्यूक्लियर साइट्स को। वो ये कह रहा है भाई मैं न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट कर रहा हूँ और मिलिट्री फैसिलिटीज को कर रहा हूँ, जिसमें हकीकत यही है कि वो लॉन्ग टर्म गोल के तहत चल रहा है। तो वो उसका टारगेट ही जो है वो न्यूक्लियर साइट्स था, ताकि दोबारा कभी भी उसे खतरा पैदा ना हो सके, क्योंकि उसे पता है आबादी तो वो खत्म नहीं कर सकता, ना ही आबादी खत्म करना पर्पज है। समझ रहे हैं ना कि आबादी को तो नहीं मारना। इसलिए उसे पता है कि भाई जब वो न्यूक्लियर साइट्स को मारेगा और अगर वो 3 महीने में इनको खत्म कर देता है, ठीक है, जैसे वो कह रहा था 2 हफ्ते, जाहिर बात अब 2 हफ्ते में तो नहीं कर सकता, ईरान रिटेलिएट कर रहा है। तो उसको लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट है जो उसने प्लान किया हुआ है वॉर का। तो उसके लिए वॉर का आउटकम क्या है कि ईरान की जितनी भी जहर है, यानी जितना भी इनका जो न्यूक्स हैं, जितने भी जो है वो वेपन्स हैं, या जो इनकी साइड्स हैं, उन सबको तबाह करना, ये उसका आउटकम है। जबकि ईरान के पास इस तरह का कोई आउटकम नहीं है कि कहाँ पे इसराइल को मारेगा। ठीक है, तो ईरान जो है उसने ओवरनाइट आगे से जो है वो मिसाइल बैरेज जो है वो उसका पूरा बैराज जो है उसने एक भेजा है, यानी कि 5 दफा वो भेज चुका है, मुसलसल जो है वो मार रहा है लोगों को, जिसमें 2 लोग अभी तक जो है वो मारे गए हैं और 78 जो है वो तेहरान के अंदर जो है वो डेड हुए हैं, हम ये देख रहे हैं। ठीक है, फिर ईरान जो है वो रिटेलिएट कर रहा है और इसराइल आगे से वार्निंग्स दे रहा है, इसराइल धमकियां दे रहा है मुसलसल कि भाई तुम क्यों मार रहे हो। ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत जो है जवाब दे रहा है और फायरिंग कर रहा है बैलिस्टिक मिसाइल्स की, और साथ में ड्रोन्स वगैरह जो है भेजे जा रहे हैं। जबकि इसराइल दूसरी साइड से कह रहा है भाई मैं तुम्हें जला के राख कर दूंगा, विल बर्न। ठीक है, वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो फिलहाल इसराइल में ये भी कहा जा रहा है भाई कि उनकी ईरान की जो लीडरशिप है वो तो बोरिया बिस्तर पैक करके जाने लगी है, भागने लगी है। लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि ईरान वाले लोग, कम से कम मुसलमान, ये जज्बा नहीं रखते कि वो भाग जाएंगे। ठीक है, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो भागने का नहीं सोच सकते। वो तो गलियों के अंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज को कि भाई और मारो इन्हें। ठीक है, तो ईरान जो है वो क्लेम कर रहा है कि भाई जो इजरायली एयर बेसिस है हम उन्हें हिट कर रहे हैं, और साथ में कह रहे हैं कि F-35 जो है हमने उसको भी जो है वो गिराया है, जब जिसको इजराइल जो है वो फिलहाल डिनाई कर रहा है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सिविलियन और स्ट्रेटेजिक डैमेज जो है वो दोनों साइड पे ही हो रहा है इस टाइम पे, यानी इजराइल की जो स्ट्राइक्स हैं उसके अंदर भी जो है वो जो उससे खास करके जो नताज न्यूक्लियर साइट को नुकसान पहुंचा है बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा कहा जा रहा है यूरेनियम यहाँ पे थी और यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा था ईरान, तो इसको सबसे ज्यादा जो है उसने डैमेज किया है इस साइड को। ठीक है, इसके अलावा सिविलियंस को भी साथ में टारगेट किया जा रहा है, रेजिडेंशियल एरियाज को। ईरान की तरफ से भी यही हो रहा है कि सिविलियंस भी टारगेट हो रहे हैं, क्योंकि ये वॉर है, यहाँ पे आप जितना भी कैलकुलेट कर रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो एज इट इज उसी तरह से जाएगा। तो बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो टारगेट हो रही हैं, जैसे इसराइल में हम देख रहे हैं वही हाल हाल ईरान में हो रहा है। अब ये देखिए ये इसराइल के अंदर है, किस तरह से बिल्डिंग्स जो है यहाँ पे इसराइल के अंदर जो है वो डैमेज हुई हैं। तो खैर कम से कम इससे इतना तो उन्हें मैसेज मिला कि भाई वो जो उन्होंने खौफ जो है वो गजा के ऊपर बर्पा किया हुआ है, पिछले 2 साल से वहां पे उन्होंने तबाही मचाई हुई है और अब भी वो कर रहे हैं। और एक राय यही ये भी दी जा रही है कि भाई ये सारे की सारी जो गेम हो रही है ईरान के साथ, ये गजा से जो तवज्जो है वो हटाने वाली बात है, क्योंकि आज भी गजा के ऊपर जो है उन्होंने बहुत तबाही की मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जो है वो उन्होंने शेलिंग की है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि एक साइड पर वो ईरान को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये तरीका है पॉलिटिक्स के अंदर कि जब एक इशू को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाए तो आप एक दूसरा इशू क्रिएट कर दो ताकि तवज्जो हट जाए। ये पॉलिटिकल मूव्स होती हैं जो पाकिस्तान के अंदर भी मुसलसल हो रही होती हैं कि एक चीज पे फोकस किया तो कोई दूसरा इशू क्रिएट कर दो तो वहां तवज्जो हट जाएगी। तो एक तरह से गजा से अब तवज्जो जो है वो जाहिर बात है हट रही है, और यही कहा जा रहा है कि भाई देखो गजा के साथ जो हुआ ईरान वो इसराइल के साथ कर रहा है। ठीक है, अब जो लीडरशिप है इस टाइम पे ईरान की वो मुकम्मल तौर पे रेडी है, और इमाम खुमैनी साहब जो है वो एक तरह से लीड कर रहे हैं बेसिकली आइडियोलॉजिकली लोगों को कि भाई अब हम जो है वो दिफा करेंगे अपना। और उन्होंने जो है वो टॉप ब्रास दोबारा से अपॉइंट की है, टॉप मिलिट्री के न्यू लीडर्स वगैरह जो है वो अपॉइंट किए हैं, क्योंकि कल की जो हुआ पूरे का पूरा सिलसिला हुआ उसके अंदर 9 साइंटिस्ट जो है वो उनके शहीद हो गए, और ये बहुत बड़ा लॉस है अगर आप समझें तो। 9 जो है वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट का शहीद होना ईरान जैसे मुल्क के लिए ये बहुत शदीद नुकसान की बात है। हम तो मुस्लिम दुनिया में देखें तो हम ये देख रहे हैं कि भाई साइंटिस्ट तो वैसे ही नहीं है,
ठीक है। तो जो अगर चुन चुन के ईरान ने रखे हुए थे अपने जो है वो रिसर्च वगैरह के लिए, तो अगर उनको शहीद कर दिया गया तो ये कितना बड़ा जो है वो कितने लंबे टाइम का लॉस है ईरान के लिए। इंटरनेशनल रिएक्शंस की अगर हम देखते हैं तो यूएन साहब या जो पॉप हैं या जो रशिया वगैरह है वो डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं कि भाई अब जो है बस किया जाए, जबकि यूएस खुद जो है वो फिलहाल डी एस्केलेशन की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ इतना ही कह रहा है मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, जो कि झूठ है। जबकि ईरान का ये कहना है, ईरान एक्यूज कर रहा है वॉशिंगटन को इस बात के ऊपर कि वॉशिंगटन ने ग्रीन लाइट दी अटैक्स के ऊपर, तब जो है वो इसने अटैक किया, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि भाई उसकी मर्जी के बगैर हो जाए। तो न्यूक्लियर और डिप्लोमेटिक फॉल आउट हम देख रहे हैं इस टाइम पे कि अगर ये कोई इस तरह का अटैक हो जाता है, अब ये वॉर अगर मजीद आगे बढ़ती है जिससे रेडिएशंस पैदा हो जाती हैं, तो इस पूरे रीजन के लिए तबाहकारी होगी, न सिर्फ ईरान के लिए, इवन पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारा बॉर्डर है, ठीक है। और ये पूरा जो मिडिल ईस्ट का रीजन है और ये जो एशिया का रीजन है, इसके लिए बहुत ज्यादा जो है वो खतरा पैदा हो जाएगा। तो न्यूक्लियर जो है वो खतरा पैदा हो रहा है, हम ये देख रहे हैं, ठीक है। और ग्लोबल पीस के लिए खतरा पैदा हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है जी, थर्ड F-35 फाइटर जेट डाउन्ड इन ईरानियन टेरिटरी, 2 इजरायली पायलट्स नाउ इन कस्टडी, ठीक है। कि ईरान क्या क्लेम कर रहा है, ईरान ये क्लेम कर रहा है कि भाई उसने, ये शाम की न्यूज है, तो शाम की न्यूज का मतलब ये है कि भाई 3:30 बजे की न्यूज है, ठीक है। इसके मुताबिक कि भाई तीसरा जहाज भी F-35 जो है वो उसने गिरा दिया अपनी टेरिटरी के अंदर। इसका मतलब ये है कि 2 उसने पहले गिराए हैं और तीसरा गिराया, और 2 पायलट भी उनके पास हैं F-35 के, ठीक है। तो F-16 भी ऑलरेडी ये गिरा चुके हैं। अब जो ईरान की आर्मी है वो क्या कह रही है जी, उन्होंने F-35 फाइटर जेट्स गिरा दिए हैं और उनके पायलट्स जो है वो कैप्चर कर लिए हैं, और जब वो निकले हैं ईरान की सरजमीन के ऊपर ही, तो वहां से उन्हें पकड़ा गया। लेकिन एक बताया जा रहा है कि जो थर्ड जो है वो जहाज जो था यानी F-35, उसका पायलट उसके अंदर ही मारा गया है, वो जो है वो इनके पास नहीं पहुंचा। और ये क्या कर रहे थे, ये ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक कर रहे थे और 100 से ज्यादा लोगों को जो है कत्ल करने में शामिल थे, और साइंटिस्ट को भी कत्ल करने में शामिल थे। अब बेसिकली ये एक बहुत बड़ी न्यूज है, याद रखिएगा, क्योंकि अब अगर हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट की, तो आपको याद होगा कि जब हमने जो है वो राफेल गिराए, ठीक है, तो बहुत ज्यादा वाह हुई कि भाई हमने फ्रांस के राफेल गिरा दिए, यानी फ्रांस की कंपनी के राफेल गिराए। तो उसके बाद क्या हुआ कि भाई राफेल तो गिरे, इंडिया की रिस्पेक्ट भी गिरी, लेकिन राफेल कंपनी के शेयर्स भी नीचे गिरे, ऐसे ही हुआ। अब राफेल तो बहुत थर्ड लेवल पे आती है फ्रांस की कंपनी, लेकिन अगर ईरान जैसा मुल्क, क्योंकि पाकिस्तान तो फिर भी एक पावर रखता है, तो ईरान जैसा मुल्क अगर जो है वो F-35 गिरा देता है, दुनिया के सबसे लेटेस्ट जो है वो वेपन्स यही हैं, ये तैयारे हैं, इससे ज्यादा जदीद तैयारे नहीं है, ठीक है। ये स्टेल्थ तैयारे माने जाते हैं जो कि रडार में आए बिना बहुत ही तेजी के साथ जो है वो अपने अटैक के ऊपर टारगेट करते हैं। और कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ईरान जैसा मुल्क एटलीस्ट जो है, जिसके पास ना कोई रडार सिस्टम है ना और कुछ प्रॉपर सिस्टम है, तो वो किस तरह से इतने जदीद तैयारों का मुकाबला कर सकते हैं और 3 गिरा देगा, ठीक है, 3 गिरा देगा। जैसे हम कहते हैं ना 6-1, तो 6 के 6 राफेल तो नहीं थे, ठीक, उसमें रशियन प्लेन्स भी शामिल थे। तो यहाँ पे तो अगर 3 इसने गिरा दिए F-35, तो ये तो बहुत बड़ा जो है वो एक, आप ये कह लें, मार्का है। उसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये है कि ये अमेरिका का टॉप है, जिसको अभी तक कहा गया कि भाई 3 मुल्कों के पास है टोटल, ये कहा जा रहा है, ठीक है। एक यूएस के पास है ये, एक जो है वो इजराइल के पास है उसके चहेते के पास, और एक चाइना के पास है। सो इसका मतलब ये है कि अगर ये 3 ममालिक के पास हैं और फिलहाल तक अभी तक की अपडेट्स के अकॉर्डिंगली 3 जहाज कहीं पे नहीं गिरे, क्योंकि अभी वॉर में किसी में ये यूज नहीं हुए तो गिरेंगे कहां से। तो ये पहली वॉर के अंदर इनको टेस्ट किया गया एक तरह से, और आप ये देख लें कि ये गिर गए हैं। तो इससे ज्यादा बड़ी इंसल्ट F-35 के लिए, अमेरिका के लिए क्या हो सकती है, या इसराइल के लिए क्या हो सकती है कि ईरान जैसे मुल्क ने, और साथ ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने सिस्टम से, ठीक है, ईरान जो है उसने अपना जो उसका सिस्टम है, यानी अपना जो एंटी बैलिस्टिक सिस्टम है, उसके थ्रू इसको गिराया, ना चाइना ना रशिया। तो इसका मतलब फिर क्या है कि आप देख लें कि फिर F-35 की अब कारकर्दगी वही हो गया कि भाई राफेल की तरह इसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसको ईरान सेलिब्रेट कर रहा है, और साथ में 2 पायलट भी पकड़े हैं, तो ये उससे भी बड़ी बात है कि ईरान जो है वो कमाल कर रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो ये हकीकत में जो है वो बहुत ज़्यादा कमाल कर दिया ईरान ने। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अभी इसकी तस्दीक नहीं की गई इजराइल की तरफ से, गो कि अभी उनके लिए भी एक बड़ी शर्मिंदगी है कैसे उसकी तस्दीक करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये कहा जा रहा है कि भाई यूएस जो है, बार बार ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं पता था कि इजराइल ऐसा कर देगा। हालांकि वो मुसलसल ये कहते रहे तुम पे अटैक हो जाएगा, या फोन कॉल्स पे कहते रहे नेतन्याहू के अटैक ना करो, यानी दुनिया को बताने के लिए कि भाई मैं फोन कॉल पे ये कह रहा हूँ कि देखो नेतन्याहू अटैक ना करना, जबकि फोन कॉल पे क्या बात हो रही होगी, तो दुनिया को बताने के लिए था ना, हाँ भाई कब करोगे, हाँ ठीक है इस टाइम करोगे, ओके मैं भेजता हूँ तुम्हें, बात तो असल ये हो रही होगी। तो यूएस जो है उसने कोवर्टली जो है वो आर्म इजराइल जो है वो भेजे हैं इजराइल को, हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स भेजे हैं इससे पहले, ठीक है, ये जो वॉर स्टार्ट हुई इससे पहले, और ये एक रिपोर्ट है जो ये बता रही है, ठीक है। और ये जो आपको सामने नजर आ रहे हैं इनको कहा जाता है हेल फायर।
ये हेल फायर मिसाइल हैं, ये इंतहाई खतरनाक किस्म के हैं। ये ड्रोन जो है वो लेके जाता है अपने साथ, ठीक है। और ये कहा जाता है कि भाई ये साथ में इसके कैमरे, जैसे हमारे पास हेरॉप ड्रोन थे IAI के जो इंडिया ने मारे थे हमारे मुल्क में, तो हमने उनको देखा था कि भाई कितनी जदीद टेक्नोलॉजी है कि वो बेसिकली मिसाइल भी है और ड्रोन भी है, दोनों काम कर रहा है, सर्विलेंस भी करता है, कैमरा भी उसके अंदर फिक्स है, सब कुछ। तो बिल्कुल यहाँ पे भी जो है ये भी वही चीज है, जैसे हेरॉप है तो ये भी उस तरह का ये मिसाइल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है वो दिए हैं अमेरिका ने इसराइल को, कब वॉर स्टार्ट होने से कुछ पहले। अब ये रिपोर्ट किसकी है जी? ये रिपोर्ट है मिडिल ईस्ट आई की। मिडिल ईस्ट आई क्या कह रही है कि यूएस के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये बात बताई है, सॉरी सीक्रेटली जो है उन्होंने क्या किया जी, सप्लाई किया है 300 हेल फायर मिसाइल्स। 300 हेल फायर मिसाइल जो है इन्होंने भेजे हैं और लार्ज स्केल अटैक के लिए ये भेजे गए हैं। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी सारी बातचीत हो चुकी थी, सारी तैयारी हो चुकी थी, अमेरिका भी इन्वॉल्व था और यूएस के ऑफिशियल्स जो हैं वो भी इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेल इन्फॉर्म्ड, कि भाई वो बहुत अच्छे से जानती थी क्या कब कैसे होने लगा है, A to Z। इसका मतलब अमेरिका ऑन बोर्ड था हर चीज के अंदर, इवन ऑन बोर्ड क्या, अमेरिकन जो है वो असले के बिना तो ये लड़ नहीं सकते, तो इसलिए वो हर चीज जो है उन्हें पता थी। और ये बताया जा रहा है वो डील है जो 7.4 बिलियन आर्म पैकेज था जो इसराइल के लिए अमेरिका ने मंजूर किया हुआ था, तो उसमें 7.4 बिलियन में उन्होंने ये मंगवाए थे। तो इसका मतलब अमेरिका जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस असल्ट के अंदर, यानी और ये जो असैसिनेशन हुई उसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसमें 100 ईरानियंस जो है वो शहीद हो गए, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि ये ईरान ये कंसिडर कर रहा है कि भाई उसे तो पता था, रिपोर्ट ये बता रही है। सो इसका मतलब अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसके अंदर। इसीलिए कल हमने देखा कि ट्रंप ने एक्सीलेंट कहा कि भाई जो स्ट्राइक्स की गई, और आज उन्होंने जो कल ट्रंप की ने ट्वीट किया कि भाई हमने तो 2 महीने का टाइम दिया था, तो डायरेक्टली अमेरिका इन्वॉल्व है। लेकिन इससे हमें ये अंदाजा हो रहा है कि दुनिया का टॉप लीडर भी, जिसको दुनिया बड़ा मान रही है, वो भी कितना झूठा इंसान है, ठीक है। और किसी पे भी आपको इंटरनेशनली ट्रस्ट नहीं कर सकते, और उनके कहने पे आप अपने एटमी प्रोग्राम अगर रोक देते हैं तो उसका फिर खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो यूएस जो डिप्लोमेट हैं, डिप्लोमेटिक डिसेप्शन है, उसको बेसिकली डिस्कस किया जा रहा है ईरान के अंदर कि भाई किस तरह से उन्होंने धोखा दिया। हालांकि मार्को रूबियो साहब जो कह रहे हैं भाई यूएस जो है वो डिनाई कर रहा है इन्वॉल्वमेंट, के हम नहीं है शामिल इसमें, भाई हमें इसराइल ने ऑन बोर्ड नहीं लिया अटैक से पहले, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। जबकि दूसरी साइड से ट्रंप साहब ये एडमिट कर चुके हैं, वी न्यू एवरीथिंग, कि हम हर चीज जानते हैं, ठीक है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी जो है वो ईरान जो है, कल आपको पता है उसने जो है वो वहां पे सबमिट करवाई थी अपनी एक एप्लीकेशन के भाई आप इजलास बुलाएं, और ओवरनाइट इजलास हुआ। उसके अंदर भी ईरान ने जो है वो यूएस को एक्यूज किया है कि भाई उसने जो है ये ब्लड स्टेन जो है कंप्लिसिटी की है, ये सारे का सारा इन्वॉल्वमेंट जो है वो अमेरिका की है और अमेरिका की मर्जी से ही ये सारे का सारा हुआ है। तो वहां पे भी उन्होंने यानी रिकॉर्ड करवा दिया कि भाई इन्वॉल्व कौन था, अमेरिका इसके अंदर इन्वॉल्व था, ठीक है। इसके अलावा कहा जा रहा है जो पेंटागन है उसने इंटेलिजेंस और मिसाइल डिफेंस सपोर्ट भी प्रोवाइड की है, ठीक है, इस सारे सिलसिले के अंदर। और यहां तक कहा जा रहा है कि जो स्टेट ऑफ हुर्मुज है ईरान के करीब, वहां पे नेवल फोर्सेस की तादाद में भी इजाफा हो गया, 40,000 यूएस ट्रूप्स वहां पे मौजूद हैं इसराइल को जो है वो डिफेंड करने के लिए, वो कि अभी तक वो सामने नहीं आए। दूसरी साइड से एक और न्यूज हम ये देख रहे हैं जी, यूएस एयर डिफेंस सिस्टम नेवल डिस्ट्रॉयर, ठीक है, ये डिफेंस सिस्टम है उनका जो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, नेवल डिस्ट्रॉयर हेल्प डाउन ईरानियन मिसाइल्स फायर्ड एट इसराइल, कि भाई इस टाइम पे जो अमेरिका है उसका जो सिस्टम यहाँ पे मौजूद है, नेवल डिफेंस सिस्टम जो मौजूद है, वो क्या कर रहा है, वो मदद कर रहा है इसराइल की ईरान के मिसाइल जो है वो गिराने में। तो इस टाइम पे फुल टाइम जो है वो सपोर्ट अमेरिका की हासिल है, तो अमेरिका कम से कम डिनाई नहीं कर सकता इसको, हम ये देख रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, चाइना जो है उसने खुल के कंडेम किया इजरायली स्ट्राइक्स को ईरान के ऊपर, और उसने वार्न किया कि भाई आपने एक और रेड लाइन जो है वो ब्रीच की है, ठीक है, एक और रेड लाइन। अभी हम देख रहे हैं कि भाई दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क जो हैं वो खुल के इसको कंडेम कर रहे हैं, एक जो है वो रशिया है, ठीक है, और दूसरा जो है वो चाइना है। तो ये 2 ममालिक जो है वो खुल के कंडेम कर रहे हैं, उसमें भी रशिया भी हम देख रहे हैं कि भाई फुल टाइम इससे पहले सपोर्ट देता रहा, डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी देता रहा, और उसकी कोशिश भी थी। उसका मैंने आपको बताया था कि जो बशारुल असद साहब हैं, ठीक है, बशारुल असद जो है वो इस टाइम पे रशिया में मौजूद हैं और वो फुल टाइम लॉबिंग कर रहे हैं ईरान के लिए इस टाइम पे। और बशारुल असद जो है आपको पता है जब शाम के अंदर हुकूमत आई थी, सुन्नी हुकूमत, तो वो वहां से अमेरिका रशिया चले गए थे, ठीक है। दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं कि चाइना जो है, ये कहा जा रहा है जी चाइना ने ऑलरेडी इसको जो है बहुत ज्यादा मिसाइल्स वगैरह सप्लाई की है, मिसाइल्स का जो यूरेनियम वगैरह उसके लिए सप्लाई की भी, और ईरान के पास एक बहुत बड़ा जखीरा जो है वो स्टॉक पाइल मौजूद है
बैलिस्टिक मिसाइल्स की कि जो ईरान चाइना ने जो है उन्हें दी है, यानी उन्होंने पूरे मिसाइल नहीं दिए, उन्होंने वो सारे इक्विपमेंट्स दिए हैं जो यहाँ पे उन्होंने बनाए हैं। क्योंकि ये रिपोर्ट हमने 4 दिन पहले डिस्कस की थी कि भाई ये इल्ज़ाम लगा है और चाइनीज़ कुछ फर्म्स के ऊपर पाबंदी भी लगाई गई थी कि भाई वो ईरान की हेल्प कर रही हैं उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर, लेकिन वो कुछ फर्म्स के ऊपर पाबंदी थी, बाकी फर्म्स वहाँ पे काम कर रही थी। तो ईरान के पास बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, ये माना जा रहा है। तो चाइना जो है वो खुल के इस बात को कंडेम कर रहा है और कह रहा है हम खड़े हुए हैं जो है वो इस टाइम पे ईरान के साथ। चाइनीज जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है जो आपको सामने नजर आ रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन के अंदर बेसिकली उन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया, ठीक है। और इसलिए जो इसराइल है उसको इस बात के ऊपर शदीद गुस्सा भी है, समझ रहे हैं ना। जो ज़ायनिस्ट हैं उन्हें गुस्सा है कि भाई चाइना इतना खुल के कैसे जो है वो डिफेंड कर सकता है इसको। वो कि अभी जैसे पाकिस्तान को उन्होंने डिफेंड सपोर्ट किया, बिल्कुल वही उसी तरह से उसे ईरान को भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये उनकी बेसिस हैं और ये उनके लिए काम करेंगे तो ये पूरे का पूरा रीजन जो है सिक्योर हो सकेगा। तो अब उन्होंने जो है वहाँ पे कहा कि भाई इज़राइल ने जो है वो अनदर रेड लाइन जो है उसको क्रॉस कर दिया और बार-बार वॉर कर रहा है, कि वो बार-बार ऐसा कर रहा है और बीजिंग जो है वो उसको अपोज करता है और वो ईरान के जो है वो साथ खड़ा है। तो इस टाइम पे हम देख रहे हैं सिर्फ इन्होंने खुल के सपोर्ट किया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जी कि जो इजरायली हैं वो शेल्टर्स के अंदर हैं और जो ईरानियंस हैं वो स्ट्रीट के अंदर हैं, ठीक है। कि इजरायलीज इन शेल्टर्स, ईरानियंस इन स्ट्रीट, के दो मुख्तलिफ तरह के माइंड सेट हमें देखने को मिल रहे हैं और यही वो एक माइंड सेट है जो बेसिकली हमें ये कहता है कि भाई हम जो है वो इसमें चाहे हमारे पास पावर हो या ना हो, एज ए मुस्लिम हम इसमें कामयाब होंगे, ठीक है। वो कैसे कि इजरायली जो हैं इस टाइम पे, कल जब उन्हें ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए तो उनमें बहुत ज्यादा खौफ व हिरास था और वो सेफ प्लेसेस के ऊपर मूव करके चले गए, ठीक है। शेल्टर्स के अंदर चले गए, यानी छुप गए, खौफ की वजह से वो छुप गए सारे के सारे इजरायली। जबकि दूसरी साइड पे जब अटैक हुए ईरान के ऊपर तो जो ईरानियंस हैं, ये देखिए यहाँ पे नीचे, तो ये उन शहीदों के जो है पिक्चर्स लेके तेहरान की स्ट्रीट्स के ऊपर आ गए और यहाँ पे आके जो है इन्होंने पूरे का पूरा मैसिव जो है वो एक शो की, रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो तेहरान की स्ट्रीट्स में जो है वो लोग ही लोग भरे हुए हैं, बजाय इसके कि उनको खौफ होता। यही मंजर हमने पाकिस्तान के अंदर भी देखा था। जाहिर बात है ये जो जज्बा है इसी को हम कहते हैं कि ये शहादत का जज्बा है, ठीक है। और इसी जज्बे के तहत जो है हम देखते हैं कि हम ये कहते हैं कि भाई बदर के जो है वो गालिब पा गए काफिरों कुफार के ऊपर। तो यही चीज है। तो उन्होंने ईद उल गदर का नाम इसको दिया है और बेसिकली जो है वो एंटी इजराइल रैली निकाली गई है और स्लोगन्स लगाए गए हैं, डेथ टू इजराइल, तेल अवीव मस्ट बर्न, ठीक है। तो उन्होंने बात कही और साथ में कहा कि हार्ड रिवेंज इज नियर, कि भाई हम बदला लेंगे। वो अपनी फौज के साथ फुल टाइम खड़े हैं और कह रहे हैं मारो भाई रे, पीछे नहीं हटना, जो मर्जी हो जाए मारो इन्हें, ठीक है। तो अब इस तरह से हो रहा है, लेकिन कुछ लोग जाहिर बात है खौफजदा भी हैं, वो तो हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन फिलहाल मेजोरिटी में जो है वो ईरान इसको सेलिब्रेट कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो जो है वो अपनी मिलिट्री को इस टाइम पे फुल टाइम सपोर्ट दे रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। तो वो साथ में क्या कह रहे हैं जी, ईरानी लोग क्या स्लोगन्स लगा रहे हैं, वी आर सोल्जर्स ऑफ इमाम खुमैनी रेडी टू सेक्रीफाइस आवर लाइव्स, कि हम इमाम खुमैनी के जो हैं वो सिपाही हैं और हम अपनी जान जो है वो देने को तैयार हैं। तो इसको भी दुनिया जो है वो देख रही है कि किस तरह से वो बहादुरी का मुजाहिरा कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान जो है वो भी खुल के बोला है और पाकिस्तान ने भी जो है वो कुछ हक अदा करने की कोशिश की है। आपको पता है पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो ईरान ने, बावजूद इसके कि उसके क्लोज टाइज हैं इंडिया के साथ, ठीक है, फिर भी ईरान ने जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, ठीक है। मॉरली सपोर्ट किया, लेकिन सपोर्ट किया तो पाकिस्तान ने भी अब जो है हक अदा करने की कोशिश की है। पाकिस्तान वॉर्न्स यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, टू ग्रेव थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस पोज्ड बाय इजरायली स्ट्राइक्स ऑन ईरान, ठीक है। कि 14 जून को हम देख रहे हैं जी डॉन क्या कह रहा है कि भाई पाकिस्तान जो है उसने भी कंडेम कर दिया, जो पाकिस्तान के जो परमानेंट जो है वो मंदूब मौजूद है यूएनएससी के अंदर, ठीक है। उन्होंने बताया है कि जो इजराइल है उसने लार्ज स्केल जो स्ट्राइक्स की हैं, ये एक बहुत ही शदीद किस्म का खतरा जो है इस पूरे रीजन के लिए है। ये रीजनल और ग्लोबल पीस के लिए खतरा है, यानी इजराइल जो है वो रीजनल और ग्लोबल पीस के लिए खतरा है और उसके जो अमल हैं वो बहुत ज्यादा खतरा है। एक इमरजेंसी सेशन जो है वो हुआ ईरान के लिए, तो उसके अंदर यहाँ पे जो है इन्होंने बात की है। आसिम इफ्तिखार अहमद जो है पाकिस्तान के एम्बेसडर, इसके साथ साथ इन्होंने कंडेम किया इसराइल को और उन्होंने बताया कि भाई अनजस्टिफाइड और एलिजिनेटेबल, कि भाई किस तरह से आपने जो है वो ये जो काम किया है आप किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये गलत काम आपने किया है, जिसमें 78 लोग आपने जो है वो शहीद कर दिए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट शहीद कर दिए, उनकी टॉप मिलिट्री ब्रास को आपने शहीद कर दिया, ठीक है। और नताज के यूरेनियम जो एनरिचमेंट प्लांट है आपने उसके ऊपर किया, वहां से अगर जो है वो रेडिएशन पैदा होती है फिर क्या। और दूसरा वो ये कह रहे हैं और हकीकत भी यही है कि भाई अगर आप जो है वो अटैक कर रहे हैं न्यूक्लियर साइड के ऊपर, ठीक है, तो न्यूक्लियर साइड पर अटैक करना बेसिकली इंटरनेशनल जो लॉ है, ठीक है, उसका जिनेवा एकट जो है उसकी खिलाफ वर्जी है, ठीक है। जिनेवा एकट की और आर्टिकल 51 की जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आप, बिल्कुल यूएन का चार्टर इसको अलाउ नहीं करता कि आप न्यूक्लियर साइड के ऊपर। और यही बात
IAEA भी कह रहे हैं, ठीक है, अमेरिका को और इसराइल को। IAEA जो एटॉमिक एनर्जी का इदारा है, जो पूरा जिसने ईरान के ऊपर रिपोर्ट भी दी थी, तो वो भी यही कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो जिनेवा एकॉर्ड की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि आपको यूरेनियम साइट्स के ऊपर जो है या न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक नहीं करना, उससे तो और ज्यादा तबाही पैदा होने का खर्चा है, ठीक है, कि जिस तरह अगर वो एटम बम बना ले तो तबाही होगी, तो इतना तो आप कर रहे हैं जो इस तरह कर रहे हैं, तो ये आपको अलाउ नहीं है। तो पाकिस्तान ने जो है बेसिकली यानी कि ईरान का साथ देने की कोशिश की है, हम ये देख रहे हैं। इसके अलावा वहां पे जो रेजोल्यूशन पेश की गई है पाकिस्तान की तरफ से, उसको चाइना ने, ठीक है, रशिया ने, अल्जेरिया ने और पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है, और डी एस्केलेशन की जो है बात की है कि भाई डी एस्केलेट किया जाए सारे का सारा जो मामला है। और IAEA के चीफ जो है उन्होंने भी बताया कि जो इसराइल है वो वायलेशन कर रहा है बेसिकली इंटरनेशनल लॉ की इन साइट्स के ऊपर अटैक करके, जबकि उसका टारगेट ही ये है, उसने तो ईरान को टारगेट ही नहीं करना, उसने टारगेट ही इन जगहों को करना है। दूसरी साइड पे हम देखते हैं जी, शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने भी फोन कॉल की है जो है वो ईरान के सदर को, और सॉलिडेरिटी शो करने की कोशिश की है कि भाई हम इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो आपके साथ है। इसराइल ने जो है गलत किया, वो कह रहे हैं जी हम कंप्लीट सॉलिडेरिटी का मुजाहिरा करते हैं आपके साथ, इजहार यकजहती है हमारी कि आपके जो 80 लोग शहीद हो गए हैं, ठीक है, और उन्होंने बताया कि हम कंडेम करते हैं जो इसने जो है वो ईरान ने, जो इसराइल ने जो किया है, ठीक है, तो आपके पास अब हक है सेल्फ डिफेंस का आर्टिकल 51 के अंडर, ठीक है, आर्टिकल 51 यूएन का जो चार्टर है उसका जो आर्टिकल 51 है उसके तहत आपको हक हासिल है, ठीक है, तो हम उन्हें ये कह रहे हैं और हम आपके साथ खड़े हैं, ये हमने उन्हें यकीन दिलाया। और साथ में हम ये कह रहे हैं भाई OIC की मीटिंग बुलाई जाए और मुस्लिम यूनिटी की जरूरत है। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है इसको अगर क्रिटिकली एनालाइज किया जाए तो आपको क्या लगता है कि क्या OIC का इजलास होगा? हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो किसके लिए बनी है? सिर्फ कंडेम करने के लिए। इजलास होगा और वहां पे कंडेम किया जाएगा इसराइल को कि भाई उसने गलत किया, और वो भी खुल के नहीं किया जा सकता, क्योंकि इब्राहिम अकॉर्ड में अब UAE क्या कंडेम करेगा? ठीक है, UAE कभी कंडेम नहीं करेगा। क्या कतर कंडेम करेगा, जिसने 4 दिन पहले जो है वो खुफिया बहुत बड़ी डील जो है वो की है, असले की जो डील है वो इसराइल से की है, ठीक है। एक साइड पे हमास की वो ट्रूस की बात कर रहा है, मेडिएशन की बात कर रहा है, दूसरी साइड पे उनको इतनी शर्म नहीं आती कि वो असला जो है वो सबसे ज्यादा वो ले रहे हैं, किससे जी? इसराइल से ले रहे हैं। ये हम मुनाफिक बैठे हुए हैं, अरब तो इतने ज्यादा मुनाफिक हैं, तो इन अरब मुल्कों से कोई उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये OIC के प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई बात करेंगे? ये अटैक तो सीधी सी बात है ट्रंप ने किया, उसी ट्रंप ने किया जिसको आपने 10 ट्रिलियन डॉलर्स का जो है वो बिजनेस दिया। तो 10 ट्रिलियन डॉलर्स का बिजनेस आपने किस लिए दिया? कि ईरान को मारो, ठीक है, इसीलिए आपने दिया बेसिकली। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको पता ना हो क्या हो रहा है, समझ गए हैं? दुनिया पूरी को पता है तो आपको ना पता हो, तो ये OIC का बुलाने की कोई का पर्पस नहीं बनता, ठीक है। दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं जी बिलावल साहब जो इंटरनेशनल टूर के ऊपर हैं और पाकिस्तान इंडिया की बात कर रहे हैं, तो अब उन्होंने भी वहां पे बात की और ब्रसल्स में मौजूद हैं, और वहां पे उन्होंने कहा कि भाई हम ये नहीं चाहते कि जो ईरान है वो उसको इराक 2.0 बना दिया जाए या फिर से वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो यानी उन्होंने भी जो है सॉलिडेरिटी शो करने की कोशिश की और बताया है कि आप गलत कर रहे हैं, आप जो है वो यहाँ पे इसको इराक बनाने की कोशिश ना करें, लेकिन कोशिश यही है इसराइल की कि वो इराक बनाए इसको, क्योंकि जब न्यूक्लियर वेपन्स खत्म हो जाएंगे ईरान के, ठीक है, तो ईरान के पास कुछ नहीं बचेगा उसको दिखाने के लिए, तो फिर वो चाहे इराक के ऊपर हमला करे चाहे शाम के ऊपर करे, फिर से कोई नहीं पूछ सकता। कोशिश यही की जा रही है, ठीक है। तो पाकिस्तान की तरफ से भी एटलीस्ट जो है वो हम देख रहे हैं कंडेमनेशन जो है वो आ गई है, और यहाँ पे जो है वो शहबाज शरीफ साहब का आया हुआ है PTV की तरफ से कि भाई उन्होंने जो है वो बातचीत की है और साथ में बताया कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है, हम जो है मॉरली कम से कम आपके साथ खड़े हैं, इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो अच्छी बात है। इससे कम से कम वो जो बुखार है पाकिस्तान के अंदर, हम ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जो है उसको प्रेशराइज किया जाएगा कि आप इसराइल को तस्लीम करें, तो इसराइल की इस तरह की हरकतें जो हैं वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अंदर गम गुस्सा कम कर सकें। तो अब वो जो इसराइल को तस्लीम करने वाली बात है, कम से कम वो जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ना ही पाकिस्तान के लिए, ना ही जो है वो सऊदी अरेबिया के लिए। अब क्योंकि सऊदी अरब भी चाह के भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता, गो कि वो बहुत ही ज्यादा अगर जो है वो बिगड़ जाए तो फिर भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी पब्लिक उनको सपोर्ट नहीं करेगी कि भाई वो मुसलमानों के साथ क्या करे तो आप कैसे सपोर्ट करें। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि भाई इसराइल जो है उसको इब्राहिम अकॉर्ड जो है अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि भाई उसे इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन उसे तस्लीम कर रहा है नहीं कर रहा, उसे वो कहता है मेरी तरफ से भाड़ में जाए भाई, जो मानते हैं ठीक है, नहीं मानते तो मैंने तो अपना काम करना है, ठीक है, और वो अपने काम किए जा रहे हैं। और वो जो है ना उसको नेतन्याहू को ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं कि भाई तुम हमारे जानशीन हो, तुमने ही जो है वो सब कुछ करना है आगे तो तुम करो, ठीक है। तो ये जो है वो हम हालात बेसिकली देख रहे हैं। लास्ट में बात करते हैं जी KP के बजट की, कि KP का जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश हो गया 2.12 ट्रिलियन डॉलर्स का, ठीक है, बजट जो है वो पेश किया गया है।
तो $2.12 ट्रिलियन का टैक्स फ्री बजट से कहा जा रहा है बेसिकली, कि कोई इसके अंदर नए टैक्स नहीं लगाए गए, तो इसलिए इसे टैक्स फ्री बजट का नाम दिया गया। और मेजर डेवलपमेंट के लिए भी पैसे जो है वो काफी ज्यादा रखे गए हैं। तो 2.119 ट्रिलियन का बजट पेश किया गया सबसे पहले, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। टैक्स फ्री पॉलिसीज में जो है वो रखी गई है। और बताया जा रहा है कि हिस्टोरिक 547 बिलियन डेवलपमेंट के लिए रखे गए हैं। 547 अरब रुपए जो है वो रखे गए। इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो कभी भी इससे पहले डेवलपमेंट के लिए नहीं रखी जितना इस बार जो है वो रखी गई है। और 157 बिलियन जो है वो कैश सरप्लस में भी है, यानी हम फायदे में जा रहे हैं, ठीक है जी। सरप्लस में हमारा बजट जो है वो जा रहा है, और बड़ी बात है कि इस तरह से जो है वो सरप्लस के अंदर ये जा रहा है। और इसी तरह से बाकी सूबों का भी देखेंगे कि किस तरह आएगा। और फेडरल ट्रांसफर की अगर बात करें तो 1.506 ट्रिलियन जो है उन्होंने ट्रांसफर किए, ठीक है। और बल्क ऑफ रेवेन्यू बताया जा रहा है जी उनके पास आया है। 10% सैलरीज बढ़ाई हैं, 7% पेंशन बनाई है। वही जो है ना, इतना डेवलपमेंट का बजट आप जो है 547 अरब कर दें, लेकिन आप जो है वो कम से कम ये जो आपके लिए सुबह शाम काम कर रहे हैं इनकी आप सैलरीज इंक्रीज कर सकें, तो मेरे ख्याल में तो ये शेमफुल ही हो सकता है कि आप लोगों से वोट लेने के लिए जो है वो आप इतना बजट कर दें। तो कम से कम फिर इनको तो आप उतना दें कि जितनी आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन मौजूद है, ठीक है। और बेसिक सैलरी 40,000 की गई है, डॉक्यूमेंट्स में 40,000 ही है, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में इतनी जो है वो इससे आधी भी मिल जाए मजदूर को तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और हालांकि ये जो है वो रिक्विजिशन के ऊपर इजलास बुलाया गया। फैसल करीम कुंडी जो है उनके साथ इस टाइम पे केपी के हालात ठीक नहीं है, इसलिए जो है उन्होंने इजलास बुलाने से इनकार कर दिया था, और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ठीक है। बाकी सेक्टर्स की बात करें तो हेल्थ केयर जो है वो 276 बिलियन जो है वो डाले गए हैं इसके अंदर। 19% ज्यादा डाले गए हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर, ये अच्छी बात है। एजुकेशन में 363 बिलियन जो है वो रखे गए हैं, ठीक है, स्कूल्स के लिए। 50 बिलियन जो है वो हायर एजुकेशन के लिए रखे गए हैं। 25% जो है वो सेहत कार्ड प्लस जो है उसके लिए रखे गए हैं, यानी 35 बिलियन 35 अरब रुपए जो है वो रखे गए हैं इसके लिए, थोड़ा सा ज्यादा यानी पहले से ज्यादा रखे गए हैं। 5 बिलियन जो है वो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस के लिए रखे गए हैं, ठीक है जी। अच्छा, मर्द ट्राइब्स के लिए जो है वो 292.3 बिलियन जो है वो रखे गए हैं, और 80 बिलियन की ग्रांट भी इसमें जो है वो शामिल है, ठीक है। इसके साथ साथ 3% शेयर जो है वो दूसरे सूबों से जो केपी को मिलना है वो भी शामिल नहीं है इसके अंदर। 195 बिलियन जो है वो प्रोविंशियल एडीपी के लिए रखे गए हैं, ठीक है। और 177.1 बिलियन जो है वो फॉरेन एड प्रोजेक्ट्स के लिए रखे गए हैं। और जो स्टैम्प ड्यूटी है उसको डिक्रीज कर दिया 2% से 1% के ऊपर लेके आ गए हैं, तो टैक्सेस कम किए, ये अच्छी बात है। प्रॉपर्टी टैक्स जो है उसको एग्जाम कर दिया स्मॉल प्लॉट्स के लिए, और जो न्यू टैक्सेस हैं उनको भी इम्पोज नहीं किया गया मेजोरिटी के अंदर, ठीक है। और एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कि जो कल की जो टॉक्स होनी थी, आपको पता है संडे जो है उसको जो है वो टॉक्स होनी थी बेसिकली ओमान के अंदर, और ये कहा जा रहा था कि भाई ये 7th राउंड होगा बेसिकली निगोशिएशंस का। अब वो सारे का सारा आपको पता है बहाना है, वो सब बात अब एक्सपोज हो चुकी है कि अमेरिका जो है वो किस तरह से एंगेज किए हुए था ईरान को, और दूसरी साइड से मौका दे रहा था इसराइल को कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर सके और उसके बाद जो है वो अटैक कर दे, ठीक है। तो ये सारी अब बहाना ही था। तो अब ईरान ने क्या किया जी, ईरान लास्ट मोमेंट के ऊपर यानी थोड़ी देर पहले जो है वो न्यूक्लियर टॉक्स उसको कैंसिल कर दिया है तेहरान ने, और ये कहा है कि अब ये जो मिलिट्री हमारी वॉर हो रही है इस वजह से हमने कैंसिल किया। द ईरान यूएस टॉक शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन मस्कत ओमान के अंदर दिस संडे will not now take place, but diplomacy and dialogue remain the only pathway to lasting peace, ठीक है। अब ये बात इसराइल को तो नहीं बताई जाती कि वो किस तरह से मुंह उठा के जो है वो कर देता है, क्योंकि ईरान अगर इस टाइम पे रोक भी देता है ना, तो ईरान की पब्लिक का प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो रोक नहीं सकता। उसके लिए बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट है कि टॉप लेवल के साइंटिस्ट और जर्नल उनके जो है वो शहीद कर दिए, तो कैसे ईरान रुक सकता है, ठीक है। ईरान के लिए इतना आसान नहीं है रुकना इस चीज का, और ये इस तरह अगर रुक गया ना, तो जो इस टाइम पे करंट लीडरशिप है इसको सदियों तक कोसा जाएगा कि भाई आपने जो है वो सहमोनियों के हाथों इस तरह की मार खाई है, और शायद इनमें से कोई भी ये बर्दाश्त ना कर सके कि वो इस डिसरिस्पेक्ट के साथ जिए कि भाई उन्होंने इतने लोग जो है शहीद करवा दिए, उसका आगे से जवाब भी नहीं दिया। तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन टॉक्स जो है कैंसिल कर देंगे तो एक अच्छा इकदाम है। जाहिर बात, आप एक साइड से बातचीत करें, दूसरी साइड से आप जंग भी करें, तो ये तो झूठ वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आज के करंट अफेयर्स जो है एंड हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन जो है वो मौजूद है।